हेलो व्यूवर्स, मैं पूजा त्रिपाठी आपका टेक्नो स्टडी 7-2 में स्वागत करती हूँ। तो व्यूवर्स, आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो? प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और व्यूवर्स, इसके पहले मैंने आपको कारक पढ़ा दिया है। कारक के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। इससे पहले मैं आपको कुछ थ्योरीज करा दे रही हूँ, उसके बाद में हम लोग मिल कर के प्रैक्टिस सेट किया करेंगे। तो व्यूवर्स, आज का टॉपिक है संधि। संधि व्यूवर्स, संधि के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी संधि है। यड़ संधि है, अयादि संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है। तो इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम आपको संधि पढ़ाने जा रहे हैं। संधि का सीधे से अर्थ होता है, संधि को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं जिसे आप ज्वाइंट कहते हैं। ज्वाइंट, ज्वाइंट मीन्स जोड़। संधि का अर्थ ही होता है जोड़, मतलब जहाँ पर भी कुछ शब्द जुड़ जाएं वही है आपकी संधि। तो इसकी चलिए हम आप परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी आप परिभाषा देखेंगे तो जहाँ पर भी दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पर विकार का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कुछ गलत होना, मतलब कि कुछ गलत हो जाना, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। विकार का मतलब कुछ नया उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर विकार का अर्थ कुछ नया, मतलब दो चीज़ों को जोड़ करके कुछ नया अगर बन गया तो उसे ही हम यहाँ पर विकार के रूप में लेंगे, उसे ही हम संधि कहते हैं। इसलिए संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक है। संधि के लिए दोनों वर्ण, ये नहीं कि एक वर्ण यहाँ है, जैसे राम बोला और यहाँ पे बोला श्याम, तो इनका निकट होना ज़रूरी है। जैसे रा और माँ, जब ये निकट है तो ये राम बने। इसलिए संधि के लिए दो शब्दों का निकट होना बहुत ज़रूरी है। वर्ण मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्ण का अर्थ है शब्द, तो दो वर्णों का निकट होना अत्यधिक आवश्यक है। इस स्थिति को संहिता भी कहते हैं। संहिता संस्कृत में बोला जाता है परा सन्निकर्ष संहिता। परा सन्निकर्ष संहिता, मतलब कि अत्यधिक सामीप्य को, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सामीप्य हो उसे संहिता कहते हैं और संहिता को ही संधि कहते हैं। तो व्यूअर्स, ये हुई इसकी परिभाषा। अब संधि के हम प्रकार देख लेते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि होती है 3 प्रकार की। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि। अब स्वर संधि को अगर मैं डिफाइन करूं तो स्वर संधि का मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी स्वर से स्वर का मेल हो, स्वर से स्वर का जहाँ पर भी मेल हो, वो है आपकी स्वर संधि। मतलब इसका अर्थ ये है कि पहला शब्द जो यहाँ पे जिससे भी संधि होनी है वहाँ पर, जैसे हिम धन आलय, ये हो जाएगा आपका हिमालय। इसके लिए देखिए ये ज़रूरी है कि ये जो लास्ट है ये माँ का आ, माँ प्लस आ, ये जो है ये स्वर है, और ये आलय का पहला आ ये भी स्वर है। तो इसके लिए ये आवश्यक है स्वर संधि के लिए कि पहला और इधर का पहला दूसरे उसमें का, ये दोनों ही स्वर होने चाहिए, तभी वहाँ पर स्वर संधि होगी। अगर ये इसमें से एक भी यहाँ पर या फिर यहाँ पर कुछ भी अलग होता है तो वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है व्यूअर्स, तो कैसा लग रहा है मेरा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आता है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। अब व्यंजन संधि के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रही हूँ। क्या हो सकता है आप भूल गए हों या फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, तो मैं ये चीज़ें आपकी क्लियर कर रही हूँ। व्यंजन संधि के अंतर्गत ये होता है कि पहला वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरा जो हो वो स्वर या फिर व्यंजन कुछ भी हो, तो वहाँ पर होती है व्यंजन संधि। समझ में आ रहा है व्यूअर्स कि मैं क्या कह रही हूँ? उसे कहते हैं हम व्यंजन संधि। जैसे एक एग्जाम्पल देखना ज़रूरी होता है। जैसे आपने देख लिया सत्य धन जन। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो है ये व्यंजन है। व्यंजन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्वर नहीं है,
व्यंजन का अर्थ ये होता है जिसे हम स्वर की सहायता, ये सत जो है ये व्यंजन हो गया, और ये जन जो है ये आ, तो ये हो गया आपका सज्जन। तो व्यूअर्स कैसा लग रहा है मेरा वीडियो? व्यूअर्स ये हो गया आपका व्यंजन संधि। अब देख लेते हैं हम, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। अब जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वहाँ पर विसर्ग होता है। विसर्ग का अर्थ, विसर्ग का चिन्ह हम आपको देख लेते हैं। ये है आपका विसर्ग का चिन्ह। तो जहाँ पर भी विसर्ग के साथ या फिर स्वर आए या फिर व्यंजन आए, मतलब विसर्ग के बाद आपको चाहे स्वर मिल जाए या फिर व्यंजन मिल जाए, कुछ भी मिले, तो वहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी। तो ठीक है व्यूअर्स, ये हो गए संधि के प्रकार आपके। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। आपको मैंने ये भी बता दिया, जहाँ पर स्वर के बाद स्वर आए वो है आपकी स्वर संधि, ठीक है। और व्यंजन संधि, जहाँ पर व्यंजन के बाद या फिर स्वर आए या फिर व्यंजन आए, कुछ भी, इन दोनों में से कुछ भी आए, वो है आपकी व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि पहले विसर्ग और उसके साथ चाहे स्वर आए या फिर व्यंजन आए, तो वो है आपकी विसर्ग संधि। तो चलिए व्यूअर्स देख लेते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। अब स्वर संधि है तो ज़्यादातर चीज़ें स्वर पे ही डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए स्वर संधि के कई सारे भेद आपको मिलते हैं। तो स्वर संधि के आपको यहाँ पर 6 भेद मिलेंगे। अब उनके पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये डिफाइन कर देती हूँ। तो पहला यहाँ पर नोट कर लेते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा है आपका यड़ संधि। यड़ संधि। तीसरा है आपका अयादि संधि। अयादि संधि। चौथा है आपका गुण संधि। गुण संधि। पांचवा है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और है आपका पूर्व रूप संधि। ये मुख्य रूप से 5 है, लेकिन ये छठवा भी पूर्व रूप और पर रूप मिलता है, तो इसके भी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगी, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये आपके हो गए 2, 3, 4, 5 और 6। तो व्यूअर्स चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ संधि देखते हैं। तो दीर्घ संधि को देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि दीर्घ संधि होती कैसे है, कि कैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे और जान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी लघु, लघु मीन्स छोटा, दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लघु, लघु अर्थात छोटा, दीर्घ, दीर्घ अर्थात बड़ा, ठीक है व्यूअर्स। आ, ई मतलब छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, ई बड़ी ई हो, ऊ री के पश्चात लघु या दीर्घ मतलब समान स्वर आए, मतलब आ के बाद अगर आ जाता है, ई के बाद अगर ई आ जाती है, ऊ के बाद अगर ऊ आ जाता है, री के बाद अगर री आ जाता है, तो लघु या फिर दीर्घ समान स्वर आए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि समान स्वर होने चाहिए, मतलब सेम जो पहले आया है वही स्वर आपको बाद में भी मिलना चाहिए, तभी होगी वहाँ पर दीर्घ संधि, अन्यथा नहीं होगी। ये यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि तभी होगी जब पहला और दूसरा, मतलब जहाँ पर भी आपको संधि करनी है उसका पहला जो हो वो आ ई उ री हो और बाद में भी वही समान स्वर हो, तो वहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। अगर इसके बाद अगर समान स्वर नहीं आता है तो वहाँ पर वृद्धि हो जाती है। ये आपको मैं बाद में बताऊँगी जब मैं वृद्धि संधि पढ़ाने लगूँगी। लेकिन दीर्घ में सबसे पहले ये है कि वहाँ पर समान स्वर आने चाहिए। ये नहीं कि आ के बाद ई ऊ आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आ के बाद आ ही आना चाहिए, तब होगी आपकी दीर्घ संधि। जैसे देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे तो उससे हमारी कन्फ्यूज़न एकदम ही दूर हो जाएगी। जैसे हिम और आलय, हिमालय। अब हिम का हमने आ लिया और आलय का हमने आ लिया, बड़ा आ। अब इन दोनों को मिला करके ये हो गया दीर्घ। अब इसका आ और आ का दीर्घ क्या होगा? आ ही हो जाएगा, बड़ा आ, तो ये हो जाएगा आपका हिमालय। इसके हम कुछ और भी वो देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। परम, धन, अर्थ।
अब इसको देखेंगे, परम, माँ का हमने आ ले लिया और इसका भी हमने आ ले लिया, तो इसका जब दीर्घ करेंगे तो ये हो जाएगा बड़ा आ, तो ये हो जाएगा परमार्थ। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैत्य प्लस अरि। अब दैत्य का हमने लिया आ और अरि का भी हमने लिया आ, तो ये हो गया बड़ा आ, तो ये बन गया आपका दैत्य। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हो गया आपका आ से बनने वाले शब्द। अब हम देख लेते हैं ई से भी बनने वाले। अब जैसे है यहाँ पे देख लेते हैं, मही धन इंद्र। अब इसका हमने बड़ी ई ले लिया और इसका हमने छोटी ई, ये हो गया महेंद्र। ठीक है व्यूअर्स, अब भानु धन उदय, भानु दय, ये हमने ऊ का भी देख लिया। ठीक है व्यूअर्स, तो कैसा लग रहा है मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से हम लोगों को मतलब उस तरह से सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए जिससे वो भी पढ़ सकें। तो चलिए व्यूअर्स देख लेते हैं हम लोग यड़ संधि। मुझे उम्मीद है कि आपको दीर्घ संधि आज समझ में आ गई होगी, अब आपसे इस तरह के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं यड़ संधि। यड़ संधि, यड़ संधि जब लघु या दीर्घ, लघु मीन्स मैंने अभी आपको बताया था, लघु मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। जब लघु या दीर्घ ई उ री के उपरांत, मतलब या फिर ई हो या फिर ऊ हो या फिर री हो के बाद कोई भी असमान स्वर है, मतलब सेम स्वर नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, सेम स्वर मतलब ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी शब्द हो तो वहाँ पर क्रमशः उनको या, वा और रा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है व्यूअर्स? मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पहले एक बार और देख लेते हैं कि ई, ऊ और री के बाद कोई भी असमान स्वर, ये देखिए असमान स्वर, कोई भी असमान मतलब सेम यही शब्द नहीं होने चाहिए। कोई भी असमान स्वर आता है तो उसको क्रमशः ई को या हो जाता है। अगर वहाँ पर ई है तो उसको या हो जाएगा, वहाँ पर ऊ है तो उसको वा हो जाएगा और री है तो उसको रा हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मधु धन अरि, ठीक है, मधु धन अरि। अब देखिए यहाँ पर ऊ है, ऊ के बाद असमान स्वर आ आया है। अब ऊ प्लस आ जो है ये असमान है क्योंकि ऊ के बाद ऊ तो आया नहीं है। ठीक है, तो इसका ऊ की जगह पे क्या होगा, सीधा से वा हो जाएगा। ये देखिए, मतलब ऊ का अगर ऊ है तो उसकी जगह पे वा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मध्व री। समझ में आ रहा है? अब देख लेते हैं इसकी और वो, यदि धन अपी, यदि अपी। ठीक है, अब देखिए ई है, ई के बाद असमान स्वर आ, तो ये हो जाएगा यद्यपि। ठीक है, तो व्यूअर्स कैसा लग रहा है मेरा वीडियो? ये हो गया आपका 2 उदाहरण। देखिए इसकी जगह पे या हो गया, तो यहाँ पर ई को देखिए यहाँ पर या हो गया है, यही है इसका उदाहरण। तो देख लेते हैं व्यूअर्स अगला वो, अयादि संधि।
अयादि संधि। अब अयादि संधि की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अयादि संधि में क्या होता है। जिस तरीके से हमने गैर संधि देखा और दीर्घ संधि देखा, उसी तरीके से हम अब अयादि संधि देख लेते हैं। तो अयादि संधि में आपको ए, ओ और औ ये 4 शब्द आपको मिलते हैं। ए, ओ और औ। इसके बाद अगर आपको कोई भी असमान स्वर मिले, मतलब समान नहीं होने चाहिए, अगर समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगी आपकी? दीर्घ हो जाएगी। इसके बाद आपको असमान स्वर, मतलब ए के बाद आपको आ मिले, ए के बाद आपको ई मिले, ए के बाद आपको ऊ मिले, या फिर ओ के बाद आपको आ, ई, ऊ कुछ भी मिले, ए भी इसके नीचे मिले, तो वहाँ पर आपकी अयादि संधि हो जाएगी। तो इसके बाद आपको असमान स्वर, मतलब सेम स्वर नहीं होने चाहिए। तो ए के स्थान पे हो जाएगा आपका आय, ए के स्थान पे हो जाएगा आपका आय, ओ के स्थान पे हो जाएगा आपका अव, और औ के स्थान पे आपका हो जाएगा आव। ये आपके क्रमशः हो जाएंगे। समझ में आ रहा है व्यूअर्स कि अगर आपको कभी भी ए के बाद कोई भी असमान स्वर या फिर ए के बाद असमान स्वर, ओ के बाद असमान स्वर और औ के बाद असमान स्वर आए, तो क्रमशः ए के स्थान पे हो जाएगा ऐ, ए के स्थान पे हो जाएगा आय, ओ के स्थान पे हो जाएगा अव, और औ के स्थान पे हो जाएगा आपका आव। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा जान लेंगे। जैसे इसका देख लेते हैं, ने प्लस आयन। अब ये ए है, अब इसके बाद असमान स्वर आया आ, तो इसका हो जाएगा न या न। अब ए के स्थान पे अय हो गया आपका, ठीक है। अब इसी तरीके से नयन हो गया, चयन हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो असमान स्वर में आ गए। अब ए का देख लेते हैं, गए धन अक, ए है और उसके बाद असमान स्वर आ गया तो हो जाएगा गा य ग। इसलिए मैं इसका सीधे सीधे एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह गायक हो गया, नायक हो गया, सायक हो गया, गायन हो गया, ये सारी चीज़ें ए के उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं ओ का उदाहरण। ओ का गो धन ईश। अब ओ के स्थान पे, ओ के बाद आ गया आपका असमान स्वर, तो ओ के स्थान पे अव, क वी श, ठीक है। गवीश, रवीश, ये सब आपका ओ के उसके आते हैं, ठीक है। अब औ का देख लेते हैं, पौ धन अक। औ का स्थान पे आ हो जाता है, पा व, ठीक है। तो ये है आपका अयादि संधि। मतलब अगर आपको ए ओ औ के बाद कभी भी कोई भी असमान स्वर आए, मतलब ए के बाद ए नहीं आना चाहिए, ए के बाद ए नहीं आना चाहिए, ओ के बाद ओ नहीं आना चाहिए, औ के बाद औ नहीं आना चाहिए, इसके अतिरिक्त आपको कोई भी स्वर ए के बाद अगर आपको औ भी मिल जाता है तब भी ये आपका अयादि संधि का होगा। तो कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वहाँ पर आपकी अयादि संधि हो जाएगी। जैसे ने धन अयन नयन, ये हो गया ए का, तो यहाँ हुआ अय, तो नयन अय, न धन अय धन न, नयन। गौधन अक गायक, ए असमान स्वर आय। गवीश, गोधन ईश, ओ के बाद असमान स्वर आया तो अव हो गया, तो गव धन ईश, गवीश हो गया। पौधन अक पावक, आ हो गया तो ये हो गया आपका
आदि सदी। तो व्यूअर्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? कल मैं आपके लिए इसके जो और 3 पार्ट है वो मैं लेकर आऊँगी। उसके साथ मैं आपको कल ही व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी पढ़ा दूँगी, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।